हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो चैप्टर है या हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो भी ज्वाइन कर ले और उसके बाद जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं। तो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखो स्क्रीन पर आपको जो ये दिख रहा है बेटे, आपको जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है ये हमारा फिलर फॉर्म है। फिलर फॉर्म का क्या है? इंस्टाग्राम हैंडल है, ये इंस्टाग्राम चैनल है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ये एक टेलीग्राम ग्रुप है। जिस भी बच्चे ने फिलर फॉर्म के व्हाट्सएप ग्रुप से अपने आप को नहीं जोड़ा है या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जोड़ा है या इंस्टाग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे लाइव अपडेट और जो रीसेंट अपडेट है एग्जाम से रिलेटेड वो दिए जाते हैं कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। आपको इवन यहाँ पे जो फिलर फॉर्म का इंस्टाग्राम चैनल है, इस पे क्या है, करंट अफेयर्स की वीडियो आपके लिए डाली जाती है। तो जल्दी से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। उसके बाद देखो हमारा रोड मैप क्या है सिलेबस को कवर करवाने का। हमने जो अपनी यूनिट 1 है वो कर चुके हैं और यूनिट 1 के 2-3 टॉपिक रहते हैं, उसके बाद हमारी यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगी और फिर जो हम यूनिट शुरू करने वाले हैं वो क्लाइमेटोलॉजी शुरू करने वाले हैं। तो देखो इसमें हमारा ये सारे टॉपिक हो चुके हैं और माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज कल मैंने करवा दी थी। आज हम जो करेंगे वो फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी करेंगे। ठीक है, यानी कि पानी की वजह से जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसको बोला जाता है फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी। ये आपका सबसे पहले फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है? जो रनिंग वाटर है, यानी कि आपका जो दौड़ता हुआ पानी है, दौड़ते हुए पानी की वजह से जो सरफेस पर लैंड फॉर्म बनते हैं उन टोपोग्राफी को फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी बोला जाता है। द वर्क ऑफ रनिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ surface runoff or overland flow and stream is most important of all exogenetic or plantation process. Example groundwater, sea waves, glacier, wind, periglacial process. ठीक है, क्योंकि जो आपका रनिंग वाटर है वो बहुत वाइड स्प्रेड पर क्या है, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है प्लेनेट अर्थ पे। आपके दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले एक बात करते हैं, आपके दो प्रोसेस होते हैं अर्थ पर कुछ भी चीज करने के लिए। इंडो इंडो जेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सो जेनेटिक प्रोसेस भी बोलते हो। इंडोजेनेटिक प्रोसेस वो होते हैं जो अर्थ के अंदर से काम करते हैं और अर्थ के अंदर से काम करने की वजह अर्थ के बाहर पर ये सरफेस को क्या बना देते हैं, अनइवन बना देते हैं, क्योंकि ये सरफेस पे आपके कुछ ना कुछ बनाने का काम करते हैं इंडोजेनेटिक फोर्सेस। एग्जाम्पल वोल्केनो, एग्जाम्पल अर्थक्वेक। वोल्केनो इरप्शन हुआ तो इसकी वजह से ये लावा ऐसे जम गया और इसने माउंटेन का रूप ले लिया। तो इसने क्या है, आपके लैंड फॉर्म पर कुछ ना कुछ बनाने का काम किया है। ठीक है, तो ये आपका जो इंडोजेनेटिक है, इंडोजेनेटिक प्रोसेस है, वो क्या करते हैं, आपके जो अर्थ का सरफेस है उसको उबड़ खाबड़ बना देते हैं। अब इस अगर सिर्फ इंडोजेनेटिक फोर्स काम करते तो आपका अर्थ जो है वो बैलेंस नहीं रह पाता। अब अर्थ बैलेंस नहीं रह पाता तो उसके लिए एक फोर्स और है जिसका नाम है एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी कि वो फोर्स जो बाहर से अर्थ पर काम करते हैं। एग्जाम्पल है इस पे वाटर,
एग्जाम्पल है इसमें ग्लेशियर, एग्जाम्पल है इसमें कोस्टल वेव, एग्जाम्पल है इसमें आपका विंड। ये सारे आपके एक्सोजेनेटिक फोर्स के टाइप है। अब ये देखो, ये पहाड़ खड़े हो गए, अब विंड इस पर काम करती है, हवा आती है, इसके क्या करने लगती है, इरोजन शुरू कर देती है। पानी आता है, इसका इरोजन शुरू कर देती है, इनको काटना शुरू कर देती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस इस उठे हुए भाग को बिल्कुल प्लेन एरिया में बदल देते हैं। ठीक है, तो आपके अब हम पढ़ेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। इंडोजेनेटिक फोर्सेस ने तो अपना काम कर लिया, टेरेन वगैरह सब बना दिया। अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से आपके कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। कुछ होते हैं आपके इरोजनल लैंडफॉर्म और कुछ होते हैं आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी। फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी में आप ये पढ़ोगे कि वाटर की वजह से, पानी के हेल्प की वजह से, रिवर का जो पानी है, स्पेशली आप रिवर के द्वारा बनाए जाने वाले लैंडफॉर्म के बारे में बात करोगे कि रिवर के द्वारा बनाए जाने वाले सरफेसेस को, फॉर्म्स को, आकृतियों को क्या बोला जाता है, फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी बोला जाता है। और क्योंकि आपको पता है कि एक्सोजेनेटिक फोर्स में, यानी कि जो अर्थ पर बाहर से जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, उसमें जो पानी है वो सबसे इंपॉर्टेंट और वाइड स्प्रेड है ना, आपके प्लेनेट अर्थ पर। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है, तो सबसे ज्यादा ये इरोजन कौन करता है, आपका आपकी रिवर या वाटर। ठीक है, कहते हैं कि या तो लैंडफॉर्म आपके क्या आते हैं, लैंडफॉर्म आइदर कार्ड आउट, यानी कि लैंडफॉर्म या तो बिगड़ते हैं या बिल्ट अप या बनते हैं। लैंडफॉर्म बन बिगड़ते किसकी वजह से है, जब उनका इरोजन होता है। बनते किसकी वजह से है, जब डिपोजिशन होता है। अब यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं और यहाँ पे एक बात करते हैं, एक होता है आपका इरोजन और एक होता है आपका वेदरिंग। उसके बाद हम डिपोजिशन की बात करेंगे। ठीक है, वेदरिंग फर्स्ट प्रोसेस होता है, वेदरिंग के बाद सेकंड प्रोसेस होता है इरोजन। वेदरिंग क्या होता है, ये आपकी रोक्स है। ठीक है, जब हवा की वजह से, विंड की वजह से या पानी की वजह से रोक के जो चट्टान है, चट्टान के कण ढीले हो जाते हैं और ढीले होके अपनी जगह पर ही टूट टूट कर गिरने लग जाते हैं, अलग हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे अपनी जगह पर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, तो इसको बोला जाता है वेदरिंग। चट्टानों का अपनी जगह पर टूटने फूटने को वेदरिंग बोला जाता है। वही होता है आपका इरोजन। जब ये वेदरिंग की वजह से चट्टान के कण ढीले हो गए, अब पता है जैसे ही पानी आएगा इसको बहा कर यहाँ से सबको, इन मिट्टी को ले जाएगा और कहीं और जाकर क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। जब कहीं और जाकर डिपॉजिट कर देगा तो इसको बोला जाता है, तो डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, आपके कोई भी लैंडफॉर्म बनता है और इरोजन की वजह से कोई भी लैंडफॉर्म क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। ठीक है, और रनिंग वाटर की वजह से ये सारे लैंडफॉर्म जो बनते हैं, बिगड़ते हैं, उनको बोला जाता है फ्लूवियल लैंडफॉर्म। ठीक है, ये फ्लूवियल लैंडफॉर्म आपके कुछ इरोजनल भी होंगे, डिपोजिशनल भी होंगे, जो दौड़ते हुए पानी की वजह से बनते हैं। और जो जो रनिंग वाटर है, दौड़ता हुआ पानी है, वो इनको शेप देता है और इसको क्या बोला जाता है, फ्लूवियल प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, बहते पानी द्वारा कटी हुई या अनियमित या मनमित बनी हुई भू आकृतियां जलीय भू आकृतियां कहलाती है। और बहता हुआ जल जो इन्हें आकार देता है, जलीय प्रीमियाएं, यानी कि जलीय आकृतियां इनको ये कहलाती है। अब देखो, आपका जो बारिश का पानी है, द रेन वाटर रीचिंग द अर्थ सरफेस, जैसे ही बारिश का पानी अर्थ सरफेस पे आता है तो वो क्या बन जाता है, सरफेस रन ऑफ, यानी कि धरातल पर बहता हुआ जल बन जाता है, जो कि आपकी ग्राउंड पर क्या है, लेटरली चौड़ाई में वो क्या होता है, फैलता जाता है। और जो सरफेस रन ऑफ, और फिर ये क्या बन जाती है, एक नदी बन जाती है। और नदी क्या होती है आपकी, देखो ये बारिश का पानी आया, बारिश का पानी आया यहाँ से, नदी हाई स्लोप से लो स्लोप तक जाती है, यहाँ से आए, यहाँ से तो एक धारा में, फिर नीचे आके ये क्या है, अलग अलग धाराओं में ये नदी बट जाती है। ठीक है, और ये क्या है, आपकी जो रिवर है, वो जो स्ट्रीम है वो पेरेनियल होती है, यानी कि परमानेंट स्ट्रीम होती है। परमानेंट स्ट्रीम वो जिनमें 12 मासी स्ट्रीम भी बोलते हैं, जिनमें 12 के 12 महीने पानी रहता है,
पूरा साल। नॉन परमानेंट और सीजनल होती है, जिनमें 12 के 12 महीने पानी नहीं रहता। उनमें सीजन जब मतलब आपकी बारिश का मौसम होता है तब पानी ज्यादा, बाकी फिर वो सूखी होती है। ठीक है, ये देखो पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले जल जब क्या हो जाता है, सतह पर फैलते तो उन्हें सतही अपवाह बन जाता है, और सतही अपवाह एक धारा बन जाता है, एक चैनल बन जाता है। उसके बाद आके चल के क्या है, अलग अलग फॉर्म में ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। उसके बाद है, आप देखो जो आपका ये फ्लूवियल प्रोसेस है या फिर रिवर, नदी के दो ज्वारा, देखो नदी जो है ना, नदी अपना काम तीन उसमें करती है। नदी सबसे पहले इरोजन करती है, इरोजन के बाद नदी क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद नदी करती है डिपोजिशन। अब इस तीनों के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म है उनको दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है, यानी कि नदी के द्वारा बनाए वाले लैंडफॉर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक वो लैंडफॉर्म होते हैं जो इरोजन की वजह से बनते हैं, एक वो लैंडफॉर्म होते हैं जो डिपोजिशन की वजह से बनते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले इरोजन तो पढ़ लिया, लेकिन पहले हमें इरोजनल वर्क, रिवर कैसे कैसे इरोजन करती है। देखो इरोजन के लिए आप ये कुछ भी मत देखो कि इरोजन इरोडेयर वर्ड से मतलब निकला, जिसका मतलब गुनो होता है। ठीक है, एक बात याद रखना, इरोजन डायनेमिक प्रोसेस है, और जो वेदरिंग है, वेदरिंग कैसा है आपका, वेदरिंग स्टैटिक प्रोसेस है। अब दूसरी बात याद रखना, जो इरोजन है आपका, देखो सबसे पहले इरोजन क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक का मतलब कि वो प्रोसेस जो चेंज होता रहता है। उसमें क्या होता है, जो जियो मटेरियल होते हैं ना, जो मटेरियल होते हैं उनको रिमूव कर देता है उनकी रोक से, और कहीं दूसरी साइड जाकर उनको डिपॉजिट करता है। ठीक है, और ये इरोजन में क्या होता है कि जब आपका मटेरियल का अमाउंट ऑप्टिमम होगा, तब आपका कुछ आपको ये भी कंडीशन बताई जाएगी कि इरोजन कब ज्यादा होगा, इरोजन कब कम होगा, ये भी बताया जाएगा। ठीक है, देखो द रिवर शुड नाइदर बी ओवरलोडेड नॉर अंडरलोडेड। देखो अब ये एक कंडीशन है कि इरोजन कब होगा। ये जो नदी है, नदी में ना तो मटेरियल जो लोड है, सेडिमेंट है, ना तो वो ज्यादा होना चाहिए, ना वो कम होना चाहिए। अगर रिवर ओवरलोडेड है, नदी में क्या है, सेडिमेंट बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी इतनी है कि वो ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इतने सारी चीज को बहा कर नहीं लेके जा सकती। ठीक है, तो वो क्या कर देगी कि वो डिपोजिशन स्टार्ट करना शुरू कर देगी नदी के बीच में ही। ठीक है, इट वुड स्टार्ट डिपोजिशन ऑफ एडिशनल लोड, एंड इफ द रिवर, ये तो समझ में आ गया कि अगर नदी में लोड ज्यादा होगा और उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, उसकी स्पीड इतनी नहीं है पानी की कि वो उस सारे को बहा कर ले जाए, तो वो उसको छोड़ना शुरू कर देती है और बीच बीच में क्या है, डिपोजिशन शुरू कर देती है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर नदी, इफ द रिवर इज अंडरलोडेड, यानी कि अब अंडरलोडेड क्या है कि नदी की स्पीड ज्यादा है, लेकिन उसमें जो मटेरियल है वो उसकी ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी से बहुत ज्यादा कम है, तो वहां पे भी जो इरोजन होगा वो बिल्कुल क्या होगा, जीरो होगा, कोई इरोजन नहीं होगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप जो है इरोजन और रिवर के लोड में, वो देखो कि नदियों पर न तो अधिक भार होना चाहिए और न ही भार कम होना चाहिए, क्योंकि यदि की परिवहन क्षमता के सापेक्षक अधिक भार है तो जो है वो वहीं पर उसको छोड़ना शुरू कर देगी, और जो इरोजन है वो नगण्य हो जाएगा। अब देखो, अब कंडीशन है कि इरोजन मिनिमम कब होगा, इरोजन मैक्सिमम कब होगा। ये पहली दो कंडीशन है कि इरोजन कम कब होगा। इरोजन बिकम मिनिमम इन द एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिवर लोड। देखो इरोजन तब भी कम होगा जब नदी में जो लोड है, नदी में जो सेडिमेंट है वो क्या होगा, कम होगा, अंडरलोडेड होगी रिवर अगर। सेकंड है, इरोजन तब भी कम होगा जब रिवर ओवरलोड होगी, यानी कि उसकी एबिलिटी से जब पानी ज्यादा होगा तब भी इरोजन कम होगा। इरोजन मैक्सिमम कब होगा, जब रिवर में उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लोड होगा,
तब इरोजन मैक्सिमम होगा। ना, यही एक कंडीशन है कि ना तो लोड ज्यादा ना लोड कम, जिसकी वजह से इरोजन ज्यादा होता है। लेकिन अगर मान लो कहीं पर लोड ज्यादा है लेकिन ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी नहीं है, अब मेरे में वेट 25 है और मैं 60 kg का कुछ उठा रही, तो वो मेरी एबिलिटी से ज्यादा है, मैं उसको नहीं उठा पाऊंगी। ठीक है। और जो लॉ ऑफ इरोजन है वो ये स्टेट करता है, द रेट एंड अमाउंट ऑफ इरोजन इंक्रीजेस बिफोर द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन द ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर एंड इट्स लोड, while it decrease after the attainment of their equilibrium condition। जो लॉ ऑफ इरोजन है, लॉ ऑफ इरोजन क्या स्टेट करता है कि जो रेट है और जो अमाउंट है इरोजन का, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन तब होती है जब नदी में, नदी की कैपेसिटी के बराबर क्या होता है, लोड होता है, तो वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। तो देखो जो शुरुआत में क्या होता है, लोड इंक्रीज होता है और फिर क्या होता है कि लॉ ऑफ इरोजन ये कहता है कि जो रेट है, अमाउंट है इरोजन का, वो बढ़ता है। कब बढ़ता है, जब तक नदी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आती। लेकिन जैसे ही नदी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाती है, तो जो नदी में लोड है उसकी मात्रा क्या है, वो घटती जाती है, जैसे ही वो अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्या कर लेती है, अटेन कर लेती है। और ये पॉइंट आउट भी किया गया है कि रिवर के लोड के अलावा जो रिवर की वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब जो रिवर की स्पीड है, और चैनल का जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का मतलब होता है चैनल का जो स्लोप है, वो क्या है, बहुत सिग्निफिकेंट पैरामीटर है जो फ्लूवियल, जो इरोजन को कंट्रोल करते हैं। यानी कि देखो, जो नदी का लोड है और नदी की कैपेसिटी है, वो तो नदी के इरोजन, नदी द्वारा इरोजन को कंट्रोल करते करते हैं, साथ ही साथ नदी की स्पीड और नदी का स्लोप, नदी हाई टू लो, ऐसे हाई स्लोप से लो स्लोप की तरफ आ रही है या प्लेन एरिया में बह रही है, ये भी डिटरमाइन करता है कि इरोजन कब ज्यादा होगा। इरोजन बिकम मैक्सिमम व्हेन द रिवर हैविंग स्टीप चैनल। अब इन्होंने एक बात और कही कि इरोजन तब ज्यादा होगा जब नदी का जो चैनल है वो बहुत स्टीप होगा। स्टीप स्लोप से जब ऊपर से नदी नीचे आएगी तो यहाँ पे इरोजन क्या होगा, एज कंपेयर टू ग्रेडियंट, ग्रेडियंट यानी कि जहां जिसका स्लोप कम होता है वहां पे इरोजन कम होगा। एंड ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ लोड ऑफ गुड साइज एंड हाई कैलिबर फ्लो विद हाई वेलोसिटी। अब यहाँ पे चारों चीज है, नदी की जो स्पीड है वो ज्यादा होनी चाहिए, नदी का जो स्टीपनेस है वो ज्यादा होना चाहिए, लोड अच्छा होना चाहिए और स्पीड अच्छी होनी चाहिए। जब ये चारों चीजें होंगी तब कोई भी नदी सबसे ज्यादा इरोजन करती है और अच्छा इरोजन करती है। अब ये कहते हैं कि जो वेलोसिटी है पानी की वो किस पर डिपेंड करती है, यानी कि पानी की जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है, स्लोप पर, नदी के स्लोप पर, और पानी की कितनी मात्रा। देखो ये मान लो नदी का स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप है और दूसरा उसमें पानी की मात्रा भी ज्यादा है, तो इरोजन भी आपका ज्यादा होगा। ये बेशक आप ऐसे करके लिख सकते हो, स्पीड ज्यादा कब होगी, when slope of river is high and speed of slope of river is high and volume of water is also high, then the erosional power of stream is। अब ये कहते हैं नॉर्मली अगर देखें कि तो इरोजनल जो पावर है नदी की वो प्रोपोर्शनेट है वेलोसिटी के। ठीक है, मीन्स अगर वेलोसिटी डबल हो जाती है, अगर वेलोसिटी डबल है तो इरोजनल पावर कैसी हो जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अगर नदी की स्पीड 2 टाइम बढ़ रही है तो नदी का इरोजनल जो स्पीड है वो 4 गुना बढ़ रही है। तो वेलोसिटी अगर 2 टाइम बढ़ रही, अब उसके बाद अगर वेलोसिटी स्पीड 4 गुना बढ़ रही है तो स्पीड 16 गुना, जो इरोजनल स्पीड है वो 16 गुना बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा जो लिथो, जो आपका धरती है, धरती का स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि इरोजन ज्यादा होगा, इरोजन कम होगा। ठीक है, अब है आपका टाइप्स ऑफ फ्लूवियल इरोजन। देखो आपकी जो इरोजनल वर्क है रिवर का, देखो एक तो नदी करती है केमिकल इरोजन, एक नदी करती है फिजिकल इरोजन। मैकेनिकल इरोजन को क्या बोलते हैं, फिजिकल इरोजन भी बोलते हैं। केमिकल इरोजन में क्या होता है, आपका कोरोजन होता है, सोल्यूशन,
कोरोजन को ही सॉल्यूशन कहते हैं कार्बोनेशन। देखो केमिकल इरोजन में क्या होता है बेटे, जब केमिकली जो मान लो ये रॉक्स है और वाटर है और इस रॉक में कोई मिनरल है या कोई केमिकल है, जब ये रिएक्ट करके इस रिवर का इसकी रॉक्स का इरोजन होता है तो उसको बोला जाता है केमिकल इरोजन। लेकिन जब आपका फिजिकल एक्टिविटी की वजह से ही पानी, मान लो ये नदी है, ये आपका रॉक है, यहाँ पे नदी है, नदी का पानी यहाँ पे आया ऐसे लगा, तो इसने क्या किया, पानी ने अपनी मार मारी और जिसकी वजह से यहाँ का इरोजन हुआ, कोई केमिकल रिएक्शन की वजह से इरोजन नहीं हुआ। जो फ्लूवियल इरोजन है उसको और भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, वर्टिकल इरोजन और डाउन कटिंग। देखो ऐसे जब नदी इरोजन करती है इसको बोला जाता है वर्टिकल और डाउन कटिंग, और जब ऐसे करती है तो इसको बोला जाता है लेटरल इरोजन, या इसको हम हॉरिजॉन्टल इरोजन भी बोलते हैं। अच्छा, जब वर्टिकल होगा ना तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी नदी की जो गहराई है तब बढ़ती है वर्टिकल इरोजन की वजह से, और लेटरल इरोजन की वजह से नदी की चौड़ाई बढ़ती है। अब ये आप डिफरेंस देखोगे, जब नदी पहाड़ों में होती है ना तो पहाड़ों में नदी की गहराई ज्यादा होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में नदी क्या करती है, पहाड़ी इलाके में नदी करती है कि वर्टिकल इरोजन ज्यादा करती है, और वहां पे नदी स्पीड में बहुत ज्यादा होती है, वहां पे नदी का स्लोप भी बहुत ज्यादा होता है, और वहां पे नदी में सेडिमेंट भी होता है, तो वहां पे नदी की जो डीपनेस है वो भी ज्यादा होती है, और वहीं पे आपकी क्या बनती है, ये वी शेप वैली, ये ऐसे ऐसे गोर्ज और ये ऐसे ऐसे कैनियन, ये वही बनते हैं। वही आपका जब नदी प्लेन एरिया में आते हैं तो वहां पे ये वर्टिकल इरोजन बन, और नदी अब अपने किनारों को काटना शुरू कर देते हैं। पहले नदी अगर इतनी है तो वो क्या हो जाती है, वो आगे इतना फैलना शुरू कर देती है, नदी अपने किनारों को ही काटना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा जैसे गंगा रिवर है, अब गंगा रिवर का क्या है कि जैसे अगर आप ऊपर से देखोगे ना पहाड़ों पर तो गंगा रिवर की जो वाइडनिंग है, चौड़ाई है, वो बहुत कम होती है, लेकिन जैसे ही आप हरिद्वार के आगे से देखोगे, हरिद्वार और हरिद्वार के पास से और आगे से देखोगे तो गंगा रिवर की चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो प्लेन एरिया में आ जाती है, और प्लेन एरिया में वो क्या करती है, अपनी चौड़ाई को बढ़ाना शुरू कर देती है, और अपनी क्या कर देती है, गहराई को कम कर देती है। ठीक है, अब ये है आपके इरोजन के टाइप की, इरोजन कैसे कैसे होता है। सबसे पहले है सोल्यूशन और कोरोजन। देखो सोल्यूशन का ही दूसरा नाम कोरोजन है। अगर आपको कोरोजन लिखना तो देखो इस ओ से और इस ओ से और इस ओ से याद रखना, सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज कोरूशन। और देखो यहाँ पे इस अब्रेशन से और इस यहाँ पे इस अब्रेशन से और यहाँ पे इस कोरेजन से, याद रखना अब्रेजन और कोरेजन एक होता है। अब सॉल्यूशन और जो कोरोजन है वो क्या होता है, देखो इसमें केमिकल रिएक्शन होती है, जब आपकी कार्बोनेट रॉक होती है, यानी कि जो चूना पत्थर की चट्टाने होती है, चूना, मान लो ये कोई चूना पत्थर की चट्टान है, इस पे पानी आके लगा तो पानी इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और ये चूना पत्थर की जो कार्बोनेट रॉक है इसके साथ घुल जाएंगे, और घुल के इसका क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा। ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है सोल्यूशन और कोरोजन। कोरोजन उसके बाद है एब्रेशन और कोरेजन। एब्रेशन और कोरेजन क्या होता है, जब आपके ये आपका है, ये नदी है, ये नदी बह रही है, नदी में क्या है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है, ठीक है, बोल्डर्स है, पेबल्स है, कोबल्स है। ये क्या करते हैं, ये पानी के साथ चलते हैं, पानी के साथ चलते हैं तो जो ये नदी की तली है ना इसके साथ क्या करते हैं, रगड़ खाकर चलते हैं, रगड़ खाकर चलते हैं तो क्या करते हैं, ये नदी में नीचे नीचे ऐसे ऐसे होल होल बना देते हैं, जिससे नदी की गहराई बढ़ती जाती है। इसको बोला जाता है एब्रेशन और कोरेजन, और इसी एब्रेशन और कोरेजन की वजह से क्या बनते हैं, पोर्ट होल बनते हैं। ड्रिलिंग, ये ड्रिलिंग टूल्स हैं एक तरीके से, यानी कि गड्ढा खोदने वाले टूल्स हैं। ये बोल्डर, कोबल, पेबल, जिनका जो साइज है वो अलग अलग है, इनका कैलिबर भी अलग है, क्षमता भी अलग है। ठीक है, अब देखो ये ये है आपका, ये नदी है, नदी में देखो ये कोई है, ये पत्थर है, तो इसने देखो इतनी चौड़ ऐसे इतनी गहराई कर दिया, ऐसे नीचे इतनी जमीन को में क्या कर दिया, गड्ढा कर दिया, इतना इरोजन कर दिया। तो ऐसियों को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है पोर्ट होल।
पोर्ट होल इसी की वजह से बनता है, एब्रेशन और कोरेजन की वजह से बनता है। एक डिप्रेशन होता है, एक गर्त होती है पानी के नीचे नदी में। जैसे आप कभी कभी देखोगे पानी में, जब आपकी नदी का पानी थोड़ा कम हो जाता है तो उसमें गड्ढे गड्ढे मिलते हैं, वो ये पत्थर क्या कर देते हैं, इरोजन करते हैं और गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, और इन पोर्ट होल का जो बड़ा रूप है उसको क्या बोला जाता है, उसका भी एक नाम है। ठीक है, जिसको बोला जाता है प्लंज पुल। इससे और बड़े बड़े हो जाते हैं, ऐसे इनको प्लंज पुल बोला जाता है। उसके बाद देखो, जब नदी वर्टिकल एब्रेशन यानी कि जब वर्टिकली डाउन कटिंग होती है, वर्टिकल जो इरोजन है ना, वर्टिकल एब्रेशन नदी कब करती है, जब वो अपनी यूथ स्टेज में होती है। ठीक है, यूथ स्टेज में नदी का ग्रेड स्लोप क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। स्लोप ज्यादा, स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से वहां पे नदी की गहराई बढ़ जाती है और चौड़ाई होती ही नहीं है। अब उसके बाद है एट्रीशन। एब्रेशन पढ़ लिया, कोरेजन पढ़ लिया। अब एट्रीशन में क्या है कि ये नदी में क्या है, कंकड़ पत्थर है। जब ये कंकड़ पत्थर आपस में टकरा कर चलते हैं और एक दूसरे का इरोजन करते हैं तो उसको बोला जाता है एट्रीशन। ठीक है, इट आर द इरोजनल टूल्स इन देमसेल्फ, अपने आप के लिए इरोजनल टूल है। जो बोल्डर्स है, कोबल है, पेबल है, वे क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ टकरा के रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, छोटा करते रहते हैं, छोटे छोटे पीसेस में चेंज करते रहते हैं। और वही देखो, आपने देखा होगा नदी के नीचे ना छोटे छोटे पत्थर आपको मिलते हैं, वो इसी की वजह से। उसके बाद आपका हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन में कोई केमिकल एक्टिविटी नहीं होती, इसमें सिर्फ अकेला जो पानी है ना, पानी का एक्शन होता है। मान लो ये कोई रोक है, इस रोक पर पानी ने आके एकदम से क्या है, अटैक किया था, जिसकी वजह से पानी की जो स्पीड बहुत ज्यादा थी, तो यहाँ पे इस रोक पर, रोक में वेदरिंग की वजह से जो कण ढीले थे वो इसके साथ चले जाते हैं और ये इसको कहीं और जाकर क्या कर देती है, डिपोजिट कर देती है। तो इनकी वजह से आपका क्या होता है, इरोजन होता है। ठीक है, अब आपका एक कंसेप्ट है जिसको बोला जाता है बेस लेवल कंसेप्ट। क्या होता है बेस लेवल ऑफ इरोजन? देखो, बेस लेवल का जो कंसेप्ट है वो पहले देख लो, आपका दिया था पावेल ने और 1875 में। अब ये बेस लेवल क्या है, पहले ये देखो, ये आप अभी कुछ मत पढ़ो, सिर्फ यहाँ पे देखो। ये कहते हैं कि कोई नदी जो है ना, नदी, ये देखो यहाँ से नदी चली, नदी यहाँ से चली तो नदी ने क्या किया, धीरे धीरे देखो, ये माउंटेन की पहले ऊंचाई इतनी थी, धीरे धीरे देखो इसकी कितनी कम कर दी है। उसके बाद देखो ये बिल्कुल यहाँ पे आके मिल गई है। तो ये जो आपके पावेल है, पावेल ने कंसेप्ट दिया बेस लेवल कंसेप्ट। बेस लेवल कंसेप्ट में पावेल क्या कहते हैं कि है ना, एक लिमिट होती है। ठीक है, कि नदी है ना, एक लिमिट होती है किसी भी लैंड पार्ट की, और इस लिमिट के बाद कोई भी नदी किसी भी लैंड का क्या नहीं कर सकती, इरोजन नहीं कर सकती। बस यहीं तक इरोजन हो सकता है, ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद का जो लैंड पार्ट है उसका इरोजन नहीं हो सकता। इसी को बोला जाता है बेस लेवल। देर इज अ लिमिट फॉर मैक्सिमम वर्टिकल इरोजन, एक लिमिट होती है वर्टिकल इरोजन की, इसके बाद वर्टिकल इरोजन नहीं होता, वहां पे फिर स्टॉप होता है। उसके बियॉन्ड नदी नहीं जा सकती, उसके बियॉन्ड नदी अपनी वैली को गहरा नहीं कर सकती। और इस लिमिट को, लास्ट लिमिट को क्या बोला जाता है, बेस लेवल। द लिमिट ऑफ मैक्सिमम डाउनवर्ड, जो ये लिमिट है मैक्सिमम, जहां तक हम जहां तक नदी क्या कर सकती है, इरोजन कर सकती है, उसको बोला जाता है बेस लेवल। ठीक है, सिंपली बेस लेवल बोलते, जो कि आपके पावेल ने पोस्टुलेट किया है 1875 में। और उनके अकॉर्डिंग जो बेस लेवल कौन सा है, सी लेवल। ठीक है, सी लेवल देखो, यहाँ पे देखो, ये आपकी क्या है, ये पहाड़ी वाला इलाका है और ये ऐसे ऐसे, यहाँ पे क्या है, समुद्र है। ठीक है, तो ये पावेल कहते हैं कि जो बेस लेवल है ना, उसको सी लेवल भी बोलते हैं। कि जो नदी है, नदी क्या करती है, सिर्फ जहां पे नदी आकर समुद्र में गिर जाती है, उसके बाद नदी लैंड फॉर्म का इरोजन नहीं कर सकती, वो क्या हो जाता है, वो लास्ट लिमिट है।
According to him, sea level become the grand base level beyond which no dry land can be further degraded. जिसके बाद कोई भी सूखी हुई लैंड का डिग्रेडेशन नहीं हो सकता, ठीक है। और बेस लेवल क्या होते हैं आपके, लोकल भी होते हैं, टेम्परेरी भी होते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिवर। अब आप क्या जाते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म में कौन कौन से हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म में आपकी देखो रिवर वैली है। सबसे पहले देखो जो आपकी रिवर है ना, रिवर क्या बनाती है आपकी, ऐसे रिवर बनाती है ये वी शेप। रुक जाओ एक मिनट। आपकी रिवर ऐसे वी शेप वैली बनाती है। पहले बनेगी वी शेप वैली। वी शेप वैली का थोड़ा बड़ा हुआ रूप क्या है आपका, ये गोर्ज। गोर्ज का भी जब इस वी शेप वैली का इरोजन हुआ तो ये गोर्ज बना। गोर्ज का जब थोड़ा और इरोजन हुआ तो क्या बन गया आपका, कैनियन बन गया, ठीक है। ऐसे बनते जो वी शेप वैली है वो रिवर अपनी यूथफुल स्टेज में बनाती है। इनिशियल स्टेज में वी शेप वैली बनाती है। ये क्या, ये आपका ऐसे पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ है, यहाँ पे कोई नदी आती है तो नदी ऐसे वर्टिकल जो है काटने लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी क्या बन जाती है, वैली बन जाती है ऐसे। ये वैली बन जाती है, इसको क्या बोला जाता है, वी शेप वैली। फिर ये और ज्यादा इसकी थोड़ी सी और ज्यादा नदी गहराई करती है, तो गहराई करने की वजह से ये क्या है, ये खुल जाती है। फिर गोर्ज और ज्यादा गहराई बढ़ती है तो ये होता है कैनियन, ठीक है। जो वैली होती है वो बहुत डीप, बहुत गहरी और बहुत बीड़ी होती है। जो दोनों साइड होती है वैली की वो क्या होती है, एक साथ मीट करती है, देखो ऐसे ऐसे मीट करती है, ठीक है। और इस तरीके की जो वी शेप वैली है वो कैसे बनती है, डाउन कटिंग यानी कि वर्टिकल इरोजन की वजह से, जिसको डाउन कटिंग भी बोलते हैं। इसकी वजह से वैली डीपनिंग होती है यानी कि वैली की गहराई बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, इनके जो ये होते हैं ना, ये जो किनारे दिखा रही है कनकेव शेप में, तो उसके बाद ये क्या है, इनकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी क्या है और बढ़ जाती है, जिसके बाद उनको गोर्ज कहते हैं, फिर कैनियन बोलते हैं। देखो वी शेप वैली कैसे बनती है। सबसे पहले रोक ऐसी है, ये कोई रोक है, यहाँ पे देखो अब नदी क्या करती है, अब सेकंड स्टेज देखो, यहाँ पे नदी ने इसको काटना शुरू कर दिया। ये देखो ये वाला पार्ट क्या है, इसका इरोजन करना शुरू कर दिया। अब देखो इरोजन शुरू हो गया तो आपकी देखो ये कैसी वैली बन गई। ये देखो यहाँ पे फोर्थ स्टेज में देख लो, ये वी शेप वैली बन गई, नैरो वी शेप वैली, ठीक है। ये देखो अगर रियल में दिखाएं तो ऐसी आपकी होती है ये वी शेप वैली। कैसे, ये धीरे 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 इसको काटती रहती है, ठीक है। अभी ये एरिया आपको क्या धीरे धीरे ये पीछे हटने लगे, ऐसे कटने लगेगा, तो नदी क्या है अपनी गहराई बढ़ाती रहती है, इसको बोला जाता है वी शेप वैली। वी शेप वैली के बाद आपके होते हैं गोनियन, गोर्ज नॉट कैन गोनियन, गोर्ज एंड कैनियन। गोर्ज और कैनियन क्या होते हैं, वो बहुत डीप और नैरो वैली होती है, ठीक है, जिनकी बहुत स्टीप साइड होती है ऐसे ऐसे। ये होते हैं आपके गोर्ज और इससे भी चौड़े होते हैं आपके कैनियन। नॉर्मली बहुत डीप और नैरी वैली, नैरो वैली को बोलते हैं गोर्ज, और गोर्ज का जो एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, गोर्ज का ही जो बड़ा पार्ट होता है उसको बोला जाता है कैनियन, ठीक है। गोर्ज और कैनियन क्यों बनते हैं, आपकी डाउन कटिंग वर्टिकल इरोजन की वजह से गोर्ज और कैनियन दोनों यूथफुल स्टेज यानी कि जिसको जुवेनाइल स्टेज भी बोलते हैं, और गोर्ज आपके वाटरफॉल के पीछे हटने की भी वजह से बनते हैं। मोस्टली जो हिमालयन रिवर में जो गोर्जेस होते हैं वो ऐसे बहुत डीप और बहुत नैरो, ठीक है। वाटरफॉल के रिसेशन पीछे हटने की वजह से भी बनते हैं। वाटरफॉल क्या होते हैं वो भी समझाऊंगी। आपका हुंड्रूगढ़ गोर्ज है सुवर्ण रेखा नदी पर, ठीक है। आपका ये देखो यहाँ पे आपको नाम दे रखे कि कौन से गोर्ज किस पे, तो इनके नेम याद रख लेना। उसके बाद जो ग्रैंड कैनियन है आपका कोलोरेडो रिवर का, ये क्या है, कोलोरेडो रिवर पर एक बहुत बड़ा कैनियन है यूएसए में, एरिजोना में, ठीक है, जिसकी लेंथ इतनी है, डेप्थ इतनी है। ऐसे ही जो इंडस रिवर है
वो भी हिमालयन रेंजेस को कट करती है। 17,000 फुट जो गहराई है गोर्ज और कैनियन की है, बहुत बहुत गहरी है। ठीक है, गोर्ज और कैनियन में क्या डिफरेंस है, देखो गोर्ज आपकी कितने चौड़ाई कितनी कम है, ठीक है, कितनी नैरो सी वैली है। लेकिन जब ये देखो और ज्यादा कट जाते हैं, और ज्यादा ये रोक्स कट जाते तो देखो आपके, देखो ये पहले ये रोक है ना यहाँ तक थी, ये मिली हुई थी, धीरे धीरे नदी ने इसको काट दिया, बिल्कुल छोटा सा कर देगी। ये होता है आपका गोर्ज। देखो ये वी शेप वैली, फिर आपका गोर्ज और फिर आपका कैनियन, ये तीनों चीज है। अब होता है वाटरफॉल। वाटरफॉल दो तरीके से बनता है। एक, जब आपकी जो रॉक्स होती हैं, देखो ये आपकी है, एक आपकी हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक। तो ये जो सॉफ्ट रॉक है ना, इसका इरोजन हो जाता है, ऐसे हो जाती है, ठीक है, ऐसे। अब ऐसे हो जाता है, ये देखो, ये पानी ऊपर से गिरा ना, तो इसने सॉफ्ट रॉक को क्या कर दिया, काट दिया, और बस आपकी हार्ड रॉक बच गई। तो ये पानी ऊपर से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, इसको बोला जाता है हार्ड रॉक। ठीक है, और एक होता है जब आपकी रॉक ऐसे हो, वर्टिकल, ठीक है, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक। तो ये हार्ड रॉक अपनी जगह पे रही, सॉफ्ट रॉक का क्या हो गया, इरोजन हो गया, फिर हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट रॉक, फिर हार्ड रॉक। अब जब पानी आएगा ना, वो इस पे से ऐसे क्या है, उछलता हुआ दिखेगा, इसी को बोला जाता है आपका वाटरफॉल। जब इस वाटरफॉल का पानी एकदम से ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो ये नीचे बहुत ज्यादा प्रेशर से लगता है पानी, जिसकी वजह से नीचे पानी में गड्ढे हो जाते हैं, और उन गड्ढों को क्या बोला जाता है, प्लंज पुल बोला जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। ऐसे बनते हैं आपके वाटरफॉल। डायग्राम देखते हैं। देखो आपका ये था ऐसे ही, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक। अब देखो ये ऊपर की जो हार्ड रॉक है ना, ये ऐसे ही बची रही, नीचे की जो ये सॉफ्ट रॉक है ना, उनका देखो इरोजन होता गया। अब देखो ये पानी ऊपर से नीचे ऐसे गिरता हुआ दिख रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, झरना बोला जाता है। लास्ट में देखो बिल्कुल ही खत्म हो गई। ठीक है, पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। ये देखो आपका हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है। इसको जो बोला जाता है प्लंज पुल, पानी में नीचे जाके जो गड्ढा हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, अब हिंदी में बोला जाता है अब नमन कुंड, ठीक है, या फिर प्लंज पुल। अब ये वाटरफॉल के नेम दे रखे हैं जो आपने पढ़ लेने हैं। उसके बाद पोर्ट होल्स मैंने आपको समझा दिया है क्या होते हैं, ये समझाने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो ये होते हैं आपके छोटे छोटे, ये प्लंज पुल, ये देखो प्लंज पुल, ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब होते हैं स्ट्रक्चरल बेंचेस। देखो स्ट्रक्चरल बेंचेस नदी में क्यों बनते हैं, इसका एक की वर्ड है, डिफरेंशियल इरोजन की वजह से। यानी कि रिवर में क्या हो जाते हैं, ऐसे ऐसे बेंचेस, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल बेंचेस। क्या होता है, देखो ऐसे ही होता है, ये हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट रॉक, फिर हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट रॉक। अब देखो नदी में जो हार्ड रॉक है वो तो ऐसे बची रही, जो सॉफ्ट रॉक है उसका क्या हो गया, इरोजन हो गया। ठीक है, हार्ड रॉक ऐसे, ठीक है। तो इसका मेन रीजन है कि जब नदी नदी में सीढ़ियों जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये हार्ड रॉक ऐसी रही, सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो गया, ये हार्ड रॉक ऐसी रही, सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो गया, ये हार्ड रॉक ऐसी रही। ये कैसे होता है, डिफरेंशियल इरोजन, अलग अलग तरीके से, मतलब कि एक हार्ड रॉक होती है, एक सॉफ्ट रॉक होती है। जब ये ऐसे होती है तो उसकी वजह से जो आपका स्ट्रक्चर बनता है उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल बेंचेस। रिवर टेरेस भी क्या होते हैं, देखो स्ट्रक्चरल बेंचेस और रिवर टेरेस में एक डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चरल बेंचेस बनते हैं आपके डिफरेंस इरोजन की वजह से, लेकिन रिवर टेरेस बनते हैं आपके रेजुविनेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ रेजुविनेशन, उसकी वजह से आपके क्या बनते हैं, रिवर टेरेस बनते हैं। जो टेरेस है उसमें पेयर टेरेस और अनपेयर टेरेस होते हैं। इसका रीजन याद रखना, बिकॉज ऑफ रेजुविनेशन। रेजुविनेशन
क्या होता है, देखो रेसिविनेशन होता है, आपकी जो नदी है, मान लो ये नदी है ना अपनी ओल्ड स्टेज में आ गई है, लेकिन सडनली क्या हो गया, कोई प्लेट मूवमेंट हुई या कोई वोल्केनो की इरप्शन हो गया, जिसकी वजह से नदी के रास्ते में माउंटेन्स फिर से खड़े हो गए। तो अब नदी क्या आ जाएगी, नदी अपनी यूथ स्टेज में आएगी, नदी फिर से इरोजन शुरू करेगी और फिर से एंड तक पहुंचेगी। तो ऐसे जो आपके बनते हैं वो रिवर टेरेस बनते हैं इस वजह से। ठीक है, ये देखो, ये क्या है आपका स्ट्रक्चरल बेंचेस एंड रिवर टेरेसेस, ये देखो ये रिवर टेरेस बन गए हैं आपके, दिख रहे हो तो किसको। ठीक है, उसके बाद है रिवर मिएंडर। रिवर मिएंडर करती है ऐसी, नदी जब सांप की तरह चलने लगती है। ये कब आता है, जब नदी अपनी मैच्योर स्टेज में आती है। जब रिवर अपनी मैच्योर स्टेज में आती है तो नदी क्या करने लगती है, ऐसे बहती है, ये नदी है ऐसे। ठीक है, तो नदी क्या करती है, ऐसे बह रही है, तो इस वाले पे क्या करती है, इरोजन, और इस वाले पे क्या करती है, डिपोजिशन। ये इरोजन, ये क्या है, डिपोजिशन, इरोजन, ये डिपोजिशन, इरोजन, ये डिपोजिशन। ऐसे जो सांप की तरह जब नदी चलती है ना तो इसको बोला जाता है इरोजन। ये मेंढर क्यों करते हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ तो इरोजन करती है, लेकिन यहाँ पे क्या कर देती है, डिपोजिशन करती है। तो अब नदी का पानी यहाँ पे नहीं आता, रुकावट आती है, तो नदी का पानी रुकावट आती है तो ये क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, फिर ऐसे मुड़ जाती है, मुड़, तो क्या है, इसलिए ऐसी को क्या बोला जाता है, रिवर मिएंडर बोला जाता है। ठीक है, ये देखो नदी कैसे मेंढर करी है, जो ये आपको हल्का हल्का दिख रहा है ना, ये नदी का पानी है, बाकी ये क्या है, ये सारा सेडिमेंट है जो इकट्ठा हो रखा है। ठीक है, तो नदी क्या है, जब ये सेडिमेंट इकट्ठा होने लग जाता है ना, तो एक टाइम पे क्या हो जाता है, जो आप ये देख रहे हो ना, ये ऐसे बिल्कुल सेडिमेंट से भर जाती है, और नदी क्या है, अब नदी का पानी कहाँ से जाएगा, अब नदी अपना रास्ता यहाँ से बना लेती है, फिर यहाँ पे हो जाता है तो नदी अपना रास्ता फिर कहाँ से, यहाँ से बना लेती है, फिर यहाँ पे हो जाता है, फिर नदी अपना रास्ता यहाँ से बना लेते हैं। तो ऐसे इस वजह से क्या आती है, आपकी नदियों में बाढ़ आती है। ठीक है, क्या आती है, नदियों में बाढ़ आती है, सिर्फ इस रीजन की वजह से। ठीक है, अब उसके बाद है पेनी प्लेन। पेनी प्लेन क्या होता है, पेनी प्लेन एक लो फीचरलेस प्लेन है, यानी कि एक ऐसा प्लेन है, ये देखो ये आपकी शुरुआती स्टेज थी और ये एंड स्टेज है, एक फीचरलेस प्लेन है। और पेनी प्लेन वर्ड यूज किया है विलियम मॉरिस डेविस ने। क्या है, एक लो फीचरलेस प्लेन है, मतलब कि थोड़ा उबड़ खाबड़ है। ठीक है, अंडुलेटिंग सरफेस है, जिसमें थोड़ी बहुत कहीं छोटी छोटी पहाड़ियां देखने को मिलती है। देखो नदी ने क्या कर दिया, इतने बड़े बड़े पहाड़ को एक प्लेन एरिया में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, और इसमें जो छोटी छोटी रेजिडुअल हिल्स मिलते इसको बोला जाता है मोनाडनोक बोला जाता है। ठीक है, ये रिवर की साइकिल की वजह से बनी है। ठीक है, और पेनी प्लेन, इस प्लेन को उबड़ खाबड़ प्लेन और इसमें जो छोटी छोटी पहाड़ियां मिली है इसको बोला गया है मोनाडोनोक। ठीक है, ये देखो मोनाडोनोक बोला गया है इस लो रेजिडियल हिल को। ठीक है, उसके बाद क्या है, बहुत अलग अलग जियोमोर्फोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अब क्या किया है, जैसे आपके ये पेनी प्लेन है, विलियम मॉरिस डेविस ने पेनी प्लेन वर्ड दिया, वही क्रिकमे ने इसको क्या बोला, पेन प्लेन बोला, वही एलसी किंग ने इसको क्या बोला, पेडी प्लेन बोला, वही एलसी किंग, वही वोल्टर पैंक ने इसको क्या बोला, वोल्टर पैंक ने इसको एंड्रम्फ बोला। ठीक है, ये देखो विलियम मॉरिस डेविस ने पेनी प्लेन दिया है, एंड्रम वोल्टर पैंक ने, पेन प्लेन आपका सी एच क्रिकमे ने, पैडी प्लेन एलसी किंग ने, एक्स प्लेन थॉमस एंड कुक ने, पेन फैन लोसन ने। ये किसको दिया है, वो जो लो फीचरलेस प्लेन है जिसमें थोड़ी बहुत हिल्स है। ठीक है, ये देखो ये क्या है, ये पेनी प्लेन, और इसमें जो छोटी छोटी पहाड़ियां बच गई है इसको बोला जाता है मोनाडर्म। ठीक है, अब रिवर का ट्रांसपोर्टेशनल वर्क है, रिवर ट्रांसपोर्टेशन वर्क कैसे करती है, देखो बाय ट्रैक्शन, ये भी याद रखना, जैसे आपने इरोजन में याद रखे हैं ना, कोरेजन या एब्रेशन, कोरोजन, सोल्यूशन, एट्रीशन और हाइड्रोलिक एक्शन, वही ट्रांसपोर्टेशन की नदी ट्रांसपोर्ट कैसे करती है, जो इरोजन हुआ है इरोजन का ट्रांसपोर्ट आगे प्रिवेंट भी तो करना ना एक जगह से दूसरी जगह, तो वो होता है बाय ट्रैक्शन, बाय साल्टेशन, बाय सस्पेंशन, बाय सोल्यूशन।
ट्रैक्शन क्या होता है, मतलब कि देखो, जब आपके सेडिमेंट, जैसे आपके पत्थर होते हैं, जब आपकी नदी थोड़ा सा यूथ स्टेज में होती है, तो पत्थर बड़े बड़े होते हैं, तो नदी क्या करते हैं, इनको घिसड़ घिसड़ के, ये क्या है, रगड़ रगड़ खा के चलते हैं। तो ऐसे जब परिवहन होता है उसको बोला जाता है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन के बाद है साल्टेशन। साल्टेशन क्या होती है, जब जो मेटीरियल उनका साइज छोटा होता है, तो जब वो उछल उछल कर चलते हैं ना पानी के साथ, उछल उछल कर चलते, तो उसको बोला जाता है साल्टेशन। सस्पेंशन क्या होता है, जब साइज बहुत कम होता है और वो पानी के साथ लटक लटक कर आगे जाते हैं मटेरियल या सेडिमेंट, उसको बोला जाता है सस्पेंशन। सॉल्यूशन क्या होता है, जब नदी के साथ घुल कर आगे जाते हैं, तो उसको बोला जाता है सॉल्यूशन। अब डिपोजिशनल लैंड फॉर्म में आपके हैं एल्यूवियल फेन एंड फॉर्म्स। अब देखो ये आपका क्या है, ये नदी है। मान लो नदी आपकी पहाड़ पर बह रही थी, पहाड़ से जब नदी एकदम से प्लेन एरिया में एंटर करती है, तो जो भी अपने साथ सेडिमेंट लाती है उसको क्या है, यहाँ पर इकट्ठा कर देती है, तो एक फैन शेप बन जाती है, सारे यहाँ ऐसे डिपॉजिट हो जाते हैं, तो फैन शेप बन जाती है, तो इसको बोला जाता है एल्यूवियल फैन। जब इस एल्यूवियल फैन का साइज और बड़ा हो जाता है, कौन साइज होता है, तो उसको बोला जाता है एल्यूवियल कौन। ठीक है। नेचुरल लेवाइज क्या होता है, प्राकृतिक तटबंध। ठीक है। आपने नदी देखी होगी, जब नदी आप अपनी मेच्योर या ओल्ड स्टेज में आने लग जाती है, तो अपने किनारों पर जो मटेरियल वो लेके आते हैं ना, उनको डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं, जिससे आप कभी देखोगे ना, नदी बहुत दूर से दिख जाती है, नदी के किनारे बहुत भारी भारी दिखते हैं। ठीक है, वो नदी अपना जो मटेरियल है वो यही डिपॉजिट करने लग जाती है, और इसको बोला जाता है नेचुरल रिवाइस, प्राकृतिक तटबंध बोला जाता है। लास्ट में होता है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है बेटे, जो लास्ट स्टेज होती है ना नदी, लास्ट में होता है, तो ओल्ड स्टेज में नदी की स्पीड बहुत कम हो जाती है, नदी में इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो अपना पानी थोड़ा सा भी आगे, पानी इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो पानी आगे चला जाए, उसके साथ वो अपना सेडिमेंट लेके आए, वो क्या करते हैं, वो उसको वही छोड़ना शुरू कर देते हैं। अब छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो देखो ऐसे छोड़ना शुरू कर दिया, ये छोड़ना शुरू कर दिया, तो अब नदी क्या है, नदी धाराओं में बट जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, धाराओं में बट के वो क्या करती है, समुद्र में गिरती है, और ऐसी शेप, ट्रायंगल शेप को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। और जो डेल्टा वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, सबसे पहले हेरोडोटस ने यूज किया था नाइल रिवर के डिपोजिशन के लिए। और कुछ फेवरेबल कंडीशन होती है कि डेल्टा कैसे बनेगा। देखो, डेल्टा बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन की जो नदी है वो समुद्र में मिलती हो, दूसरा नदी का स्लोप कैसा हो, जेंटल हो, तीसरा नदी में क्या हो, सेडिमेंट, ये सारी होनी चाहिए। ठीक है। जो डेल्टा डेल्टा के तीन सेट होते हैं, सबसे पहले टॉप, फिर फोरसेट, और फिर सबसे बॉटम सेट। ठीक है। ये देखो आपका एल्यूवियल फॉइन, और जब एल्यूवियल फैन बड़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं एल्यूवियल कौन। अब शेप के बेस पे आपका आर्क्यूएट डेल्टा, आर्क्यूएट डेल्टा कैसे होता है, ऐसे जब ये शेप होती है। बर्ड फुट डेल्टा, बर्ड के पंजे की तरह, ऐसे जब नदियां डिवाइड हो जाती है और डिपोजिशन होता है। एस्चुराइन डेल्टा क्या होता है, देखो आपकी एस्चुराइन डेल्टा कौन सी बनाती है, नर्मदा और तापी। जब डेल्टा और एस्चुरी में एक डिफरेंस होता है, डेल्टा तब बनता है जब नदी का स्लोप कम होता है और वो धीरे धीरे समुद्र में मिलती है, लेकिन आपका एस्चुरी तब बनती है जब जो नदी का जो ढाल है वो बहुत खड़ा होता है, जहाँ पे नदी समुद्र में मिल जाती है और एकदम से पानी ऊपर से नीचे गिरता है, तो उसको एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ट्रंकेटेड डेल्टा कैसे होता है, ये आपका क्या है, ये देखो यहाँ पे कोई यहाँ से जब उसको टाइड आ रहा है, टाइड की वजह से पानी आ रहा है, और यहाँ से नदी का पानी आ रहा है, तो ऐसे ये जो हाथी का जैसे सूंड होता है ना, उसकी तरह हो जाता है, तो उसको बोला जाता है ट्रंकेटेड डेल्टा। एक होता है ग्रोइंग डेल्टा। ग्रोइंग डेल्टा वो डेल्टा होता है जो नदी अभी रिसेंटली बना रही है। ब्लॉक डेल्टा ये होता है, मान लो कोई नदी है, नदी पहले यहाँ से बह रही थी, लेकिन अब सेडिमेंट ने इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो ये तो होता है ब्लॉक डेल्टा। अब नदी क्या है, यहाँ से बहना शुरू होगी, तो इसको बोला जाता है ग्रोइंग डेल्टा। ठीक है। एक सिंपल डेल्टा कैसा होता है, देखो ये आपका आर्क्यूएट डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा, ये आपका बर्ड फुट डेल्टा। ये बर्ड फुट डेल्टा पूरे वर्ल्ड में आपकी एक नदी बनाती है, जिसका नाम है मिसिसिपी नदी। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक है ना वो खत्म होता है। अगर किसी को नहीं समझ में आया या कोई भी इशू है तो वो पूछ लो।
गुड इवनिंग रुचि। बेटे क्लास जो है ना वो बहुत पहले से आपकी शुरू हो चुकी है। एक मिनट बेटे।